हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो आपको पता होगा यार, ये वर्ड जो है ना दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। एक तो है स्टैट्स। स्टैट्स का क्या मतलब होता है यार? स्टैट्स का मतलब होता है स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पार्टिकल। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है भाई कि हम जिसकी भी स्टडी करने वाले हैं ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो है, वो मूव नहीं करेगा इसके अंदर। आ रही है बात समझ में? तो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट्स ना दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो एंड एक है स्टैट्स। सही है। इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को। किसको? सब एटॉमिक पार्टिकल को। एंड आई होप आपको पता होगा कि तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हमें पता ही है ना, जो कि बहुत फेमस भी हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही है। एंड स्टैट्स का मतलब क्या है? स्टेशनरी या फिर रेस्ट, जिसकी वेलोसिटी जीरो हो। तो इतना हमको समझ आ रहा है कि शायद से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शायद रेस्ट पे होंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, यही होता है। ठीक है, तो हमको करना क्या है? हमें स्टडी करनी है चार्जेस की। कब? जब वो रेस्ट पे हैं। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक चार्ज अपने आसपास करता क्या है ना। आपको पता होगा, या आपने क्लास 11th के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी एक चार्ज रेस्ट पे होता है ना, तो वो अपने आसपास क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो सिंपल है, जैसे आपने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा था ना कि एक मास अपने आसपास क्या बनाता है? अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। सही है ये वाली बात? सिमिलरली एक चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है? ठीक है, वैसा ही कंसेप्ट है, सेम टू सेम, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन से मिलता जुलता कंसेप्ट है ये। चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आ रही है वाली बात समझ में? पक्का? चलो, तो जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो खाली क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन अब मान लो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गया। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? तब वो बनाएगा अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ साथ वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड को भी। ये वाली बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? जब चार्ज मूव करने लग गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी उस चार्ज के पास। और अगर वो चार्ज बेटा घूमते घूमते एक्सेलरेट भी करने लग गया, तो सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऑब्वियसली होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और साथ साथ बेटा वो ईएम वेव्स के थ्रू अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। देखो एक बात बताओ, जब वो बेटा एक्सेलरेट करेगा तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, है ना। एनर्जी लॉस होगा उसके लिए, और बेटा वही एनर्जी लॉस हमको किस तरीके से दिखता है? ईएम वेव्स की फॉर्म में रेडिएट होता दिखता है। हमको 12th क्लास के अंदर इस सब को बहुत डिटेल में पढ़ना है ना। अभी हम सिर्फ रेस्ट वाली बात करेंगे, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो हमको इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर क्या बात करनी है? जब चार्ज खाली रेस्ट पे है। ठीक है, तो बहुत बच्चों का डाउट आता है ये वाला कि सर ठीक है, लेकिन क्या हो अगर चार्ज मूव करने लग जाए? तो बेटा बिल्कुल, उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर आते हैं, तो वो पढ़ेंगे। और जब सर अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाए तो बिल्कुल, तब भी क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर है आपका ईएम वेव्स, तो वहां पे हमको उसकी स्टडी करनी है। तो 12th क्लास के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा किसका? चार्जेस का। आ रही है वाली बात समझ में? अब आपको चार्ज के बारे में ही पूरी क्लास में पढ़ना है ना। आप देखो अपनी 12th क्लास की जो पूरी बुक है फर्स्ट वाली, उसमें चार्जेस चार्जेस एंड चार्जेस। ठीक है, अब इन्हीं के साथ खेलना आना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट हो रही है इसकी वाली चीज़, है ना। तो अच्छे तरीके से आप स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर आगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। आज हमारा लेक्चर किस पे रहेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी वाला चैप्टर पढ़ रखा है ना। तो ये एकदम बच्चों वाली चीज़ें चलेंगी अभी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्या उसकी एसआई यूनिट है ना। ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, है ना, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो सबको पता होगा। देखो चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो होते हैं। आज उसको समझते हैं क्या बोल दिया मैंने। लेट से बेटा मेरे पास एक मास था m। क्या था? एक मास था m। आप बताओ इस मास की वजह से क्या मेरे आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। और आपको याद होगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनती है ना, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगती है ना। क्या वैल्यू थी उस फोर्स की? क्या फॉर्मूला था उस फोर्स का? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r²। ये r क्या होता था? देखो ये दो मासेज है, लेट से एक m1 है मेरे पास और एक मास है m2, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस सेंटर से, है ना, सेंटर से डिस्टेंस इन दोनों का वो होता था r। आ रही है बात समझ में? अब एक बात बताओ, ठीक है डिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक बात है, जी तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर ये मास ही ना होते तो क्या ये फोर्स होती?
नहीं होती। देखो ना, खुद सोचो, अगर मैं मास को गैप कर दूं तो क्या कभी ग्रेविटेशनल फोर्स आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन में R² है ना। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के। आ रही है वाली बात समझ में? तो एक बात सोचो ना, अगर ये मास ना हो तो ये फोर्स नहीं होगी। तो ये फोर्स आई ही क्यों है? ये फोर्स इसलिए आई है जस्ट बिकॉज ये मास प्रेजेंट थे यहाँ पे, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्यों आई? बिकॉज ऑफ दी मासेस। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये सब क्यों आई है? ये चार्ज की वजह से ही तो आई है। इस चार्ज की वजह से ही तो आई है। आ रही है वाली बात समझ में? देखो अभी आप आगे जो चैप्टर्स पढ़ोगे ना मैग्नेटिज्म वाले, उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस के पास, वो भी क्यों होती हैं? इन चार्जेस की वजह से होती हैं। आ रही है वाली बात समझ में? तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। तो एक बहुत बेसिक पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि हमने चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करा हुआ है? क्यू से। कैपिटल क्यू से हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंपल 10th क्लास वाला फॉर्मूला भाई, Q इज इक्वल्स टू IT। ये वाला फॉर्मूला एकदम बेसिक है एंड आई होप सबको पता भी होगा कि चार्ज क्या होता है? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आप क्या लिखोगे कि चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। ये लिखा है, करंट एंड टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है? चार्ज होता है। क्लियर है ये चीज़? ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है, वैसे तो आप सबको पता होगा कि चार्ज की जो यूनिट होती है दैट इज कूलम्ब, बट फिर भी एक बार देखते हैं कहाँ से आई ये यूनिट। Q इज इक्वल्स टू IT हम सबको पता है, एंड I यहाँ पे क्या है? करंट है। आपको पता होगा करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल A से। बिल्कुल ठीक है। टाइम की क्या यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। तो खुद सोचो ना, Q की क्या यूनिट हो जाएगी? एम्पियर सेकेंड। लेकिन ना एम्पियर सेकेंड देखो ठीक है, ऐसा यूनिट हो सकती थी, लेकिन इसको हमने ऐसा यूनिट क्यों नहीं रखा? जस्ट बिकॉज हमने एक साइंटिस्ट के नाम पे इसकी ऐसा यूनिट को रख दिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर, जिनका नाम क्या था? कूलम, है ना। कूलम साइंटिस्ट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट को रख दिया। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप हमेशा क्या आंसर देंगे? कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो देखो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दैट Q इज इक्वल्स टू एम्पियर सेकेंड, Q इज इक्वल्स टू AS, एंड हमने AS को क्या कह दिया? कूलम कह दिया। कोई दिक्कत इस चीज के अंदर तो मुझे बताओ। चलो बात करते हैं SI यूनिट की। तो यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? SI यूनिट की बात अभी अभी हमने करी, दैट इज कूलम। कोई दिक्कत इस चीज के अंदर? देखो चार्ज की ना कुछ CGS यूनिट्स भी होती हैं, है ना, छोटी यूनिट्स। कौन कौन सी छोटी यूनिट्स है? एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कोई दिक्कत इस चीज के अंदर? चलो, और एक और यूनिट होती है फ्रैंकलिन, ठीक है, वो इतने काम की यूनिट है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है चार्ज की? दैट इज फैराडे। कौन सी यूनिट है? फैराडे। अभी हम देखेंगे कन्वर्जन बीम के कि कैसे कन्वर्ट करें एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर। और बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कौन सी है चार्ज की? दैट इज AB कूलम। ठीक है, इस सब की सब बातें आपको याद रखनी है, एज इट इज पेपर के अंदर आ सकती हैं। आजकल पेपर जो है बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड भी होता जा रहा है ना, तो कुछ नहीं पता कि क्या एजर्शन रीजन के अंदर आ जाए, क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आ जाए। तो आपको रेडी रहना है इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। फालतू की बकवास नहीं लिखी है, सब NCERT के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए बताया जा रहा है। चलो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, है ना, कैसे। तो देखो अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार कि 1 एम्पियर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम। इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एम्पियर सेकेंड और कूलम कहीं ना कहीं सेम चीज़ है ना। एम्पियर सेकेंड को हमने रिप्लेस क्यों किया था? क्योंकि हमको साइंटिस्ट के ट्रिब्यूट देने के लिए उनके ऊपर SI यूनिट को रख दिया। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रही है वाली बात कि एम्पियर सेकेंड एंड कूलम दे आर सेम थिंग्स। तभी तो 1 एम्पियर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम आया रिलेशन। ये वाली बात समझ में आई? पक्का? आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कूलम को, आपको बताया था ना मैंने, अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारी जो SI यूनिट है वो कूलम है, और उससे छोटी यूनिट CGS यूनिट कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? तो खुद सोचो ना, कूलम बड़ा होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बड़ी होगी? ऑब्वियसली कूलम बड़ा होगा ना, क्योंकि वो क्या है? SI यूनिट है। चलो तो देखते हैं, कूलम बड़ा, ये बात तो हमको समझ में आ गई, है ना। तो ये रहा रिलेशन, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ समझाने लायक चीज़ है नहीं इसके अंदर, तो प्लीज़ इसको आप एज इट इज़ लर्न रखें कि क्या यूनिट्स में आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। ओके, एज इट इज़ पेपर में पूछी जा सकती हैं सारी चीज़ें। ओके, इसके बाद आता है दैट इज़ 1 फैराडे। मैंने आपको बताया था फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम फैराडे को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कूलम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना।
तो देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। एज इट इज फिर से वही बात है भाई कि रिलेशन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। वापस से एक बार सारे रिलेशन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। 1 एम्पियर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम। ओके, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। कोई दिक्कत? चलो 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या फिर AB कूलम इज इक्वल्स टू 10 कूलम्स। ओके, तो एज इट इज आपको ये सारे रिलेशन क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ओके, कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है इस चीज़ के अंदर, तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके बाद डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये भी एकदम सिंपल सी चीज़ है, आप सबको पता होगा कि क्या डायमेंशंस होती हैं, है ना। करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सही बात है ये, करंट एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। करंट के लिए हम क्या यूज़ करते थे, कैपिटल A, और टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, S। आ रही है वाली बात समझ में? पक्का। तो इसके लिए हम Q के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखो M तो है नहीं कहीं, L भी नहीं है, T भी नहीं है, नहीं सॉरी T तो है, और माफ़ करना टाइम के लिए हम T यूज़ करते हैं ना, T यूज़ करते हैं। तो M0 L0 T1 एंड A1। क्लियर है ये चीज़? ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सब समझ में आना चाहिए। अगर आपने यूनिट डायमेंशन कभी नहीं पढ़ा फिर तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कोई क्या लिखा है। एंड आई होप आपने इतने अत्याचार अपने ऊपर नहीं करे होंगे, है ना। यूनिट डायमेंशन तो सब पढ़ कर आए होंगे। तो Q इज इक्वल्स टू M0 L0 T1 A1। क्लियर है ये चीज़? चलो इसके बाद एक छोटी सी बात और कर लेते हैं भाई कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सर, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे चार्ज जो है ना उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो देखो इसीलिए हमने क्या था, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड आपको पता है भाई कि स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना बहुत आसान होता है। नॉर्मल जैसे आप चीज़ों को ऐड करते हो वैसे ही आप ऐड कर सकते हो। मतलब मान लो मेरे पास एक वायर थी, ठीक है, एक वायर थी जिसके अंदर 10 कूलम का चार्ज था। ठीक है सर, यहाँ से मैंने एक और वायर को कनेक्ट कर दिया जिसके अंदर 20 कूलम का चार्ज था। तो बताओ थर्ड वायर जिसके अंदर यहाँ वाला भी जा रहा है चार्ज और यहाँ वाला चार्ज भी जा रहा है, तो कितना होगा इसके अंदर चार्ज, बताओ। बिल्कुल 10 + 20 होगा एंड दैट इज 30 कूलम। क्लियर है चीज़? पक्का। 10 कूलम + 20 कूलम कितना होगा, 30 कूलम होगा। सिंपल सी चीज़ थी। क्या आपको वाली बात समझ में आई? देखो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट स्टडी है चार्ज की, कब, जब चार्ज रेस्ट पे होता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी स्टडी है चार्जेस की, लेकिन तब चार्ज मूव करने लग जाता है। इतनी बात समझ में आई? पक्का। हमने पढ़ा जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो अपने आसपास क्या बनाएगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब चार्ज मूव कर रहा होगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी तब वो अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। और जब चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाएगा तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और साथ साथ जो एनर्जी लूज करेगा वो किस फॉर्म में हमको दिखेगी, EM वेव्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में दिखेगी। क्लियर है ये चीज़? चलो इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। जिस तरीके से जो मास है वो अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, सिमिलरली एक चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरे चार्जेस उसकी फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आ रही है वाली बात समझ में? तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से जो मैटर है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को और अपने ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व होता हुआ देख सकता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ज को, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल्स टू IT, है ना। Q इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, सबको पता होता है ये वाला फॉर्मूला, बहुत बेसिक फॉर्मूला है 10th क्लास का। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा था। यूनिट्स क्या थी, हमने SI यूनिट पढ़ी थी, तो SI यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था कूलम होती है, ठीक है। CGS यूनिट पढ़ी थी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, या फिर फ्रैंकलिन भी हो सकती है। बिगेस्ट यूनिट की बात करें तो दैट इज फैराडे, है ना। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात अगर मैं करूँ तो दैट इज AB कूलम। क्लियर है चीज़? हमने इसकी कन्वर्जन देखी थी कि 1 एम्पियर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम। बिल्कुल ठीक बात है। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम एंड 1 EMU या फिर AB कूलम इज इक्वल्स टू 10 कूलम। क्लियर है सारी की सारी बातें? डायमेंशंस पढ़ी थी, बहुत सिंपल था, M0 L0 T1 एंड A1। ये बात भी क्लियर हो गई। हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्जेस नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, जहां पे कोई वेक्टर लॉ नहीं लगेगा ऐड करने के लिए। आइए वाली बात समझ में? पक्का। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में ऐसे मुंह उठा के मत आना, इसको पढ़ कर ही आना जो भी आपने आज की क्लास में पढ़ा। ओके, थैंक यू। I always knew that this would happen, yeah.